नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। वो लोग जो ये समझते हैं कि लॉकडाउन उनके लिए पाबंदी है, उनके लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि लॉकडाउन एक पाबंदी नहीं है बल्कि एक तरह की वैक्सीन है, एक तरह की दवा है जिसको हमें लेना ही पड़ेगा अगर हमें अपने आप को कोरोना से बचाना है। और इसी सोच के साथ इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हैं कि आप अपने घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। और आइए इस वक्त की कोरोना सुर्खियों के साथ करते हैं शुरुआत। लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए 20 अप्रैल के बाद लागू होने वाले बदलावों के लिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। कृषि समेत कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में सीमित गतिविधियों को मिली अनुमति। कैबिनेट सचिव राज्य सचिवों के साथ राज्यों की स्थिति पर रखेंगे नजर। अप्रैल के बाद स्वास्थ्य, कृषि और बागवानी समेत अन्य गतिविधियों को मिलेगी अनुमति। मंडियां भी खुली रहेंगी। कारपेंटर, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और अन्य स्वरोजगार से जुड़े लोग भी शुरू कर सकेंगे कारोबार। सिनेमा हॉल, खेल गतिविधियां, धार्मिक स्थान आम लोगों के लिए रहेंगे बंद। कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र ने राज्यों को जारी किए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में अब तक सामुदायिक स्तर पर संक्रमण नहीं, स्थानीय स्तर पर संक्रमण का कुछ प्रसार। सरकार के नए दिशा निर्देशों का उद्योग जगत ने किया स्वागत। लॉकडाउन बढ़ाने के सरकार के फैसले को भी सराहा। कहा, संकट से निपटने का यही एकमात्र विकल्प। मजदूरों ने भी दिशा निर्देशों का किया स्वागत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की उच्च स्तरीय बैठक। कोविड-19 से निपटने के और संक्रमण का प्रसार रोकने के उपायों पर हुई चर्चा। देश में 24 घंटों में आए 1076 नए मामले। महाराष्ट्र में मामले बढ़कर हुए 2687, दिल्ली में 1561 मामले, तमिलनाडु में 1200 से ज्यादा हुए मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में की हॉटस्पॉट और ग्रीन जोन की पहचान। देश में 170 जिलों को हॉटस्पॉट और 207 को गैर हॉटस्पॉट के रूप में बांटा गया। हॉटस्पॉट के इलाकों में होगा डोर टू डोर सर्वे। तो ये थी देश से जुड़ी कोरोना की बड़ी सुर्खियां। लेकिन आइए अब नजर डाल लेते हैं कि देश में आज के दिन कोरोना को लेकर कैसी है तस्वीर। जैसा हमने आपको बताया कि आज 1076 नए मामले सामने आए, लेकिन अगर सक्रिय मामलों की बात करें तो 10,197 ये हैं सक्रिय मामले। लेकिन जो ठीक हुए मामले हैं वो 1344 मामले हैं। जो वो लोग हैं जो इस बीमारी से निजात पा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। तो वहीं 392 लोगों की इस संक्रमण से अभी तक देश में मौत हुई है। वहीं 24 घंटों में जैसा हमने कहा कि 1076 नए मामले देश में सामने आए हैं। और इन सबसे हटकर अगर कुल संक्रमण पर नजर डालें तो आंकड़ा है 11,933। तो ये है देश में आज कोविड-19 का कितना असर रहा है। ये एक तस्वीर है जो हमने आपके सामने रखी है। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर भी डाल लेते हैं नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा फैसला। डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोकने की घोषणा। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक डब्ल्यूएचओ को सालाना $500 मिलियन तक की दी जाती है मदद। पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर चीन केंद्रित होकर काम करने का लगाया था आरोप। ट्रंप द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के वित्त पोषण पर रोक लगाने की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अभी डब्ल्यूएचओ के संसाधनों को कम करने का ठीक समय नहीं है, क्योंकि ये संस्था अभी कोविड-19 की महामारी से लड़ रही है। पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है ये। इस पर विचार करें कि इस संकट से निकलने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा कि इंडियाना में बनाए जाएंगे प्रति सप्ताह 50,000 कोरोना टेस्टिंग किट।
अभी तक 10,834 लोग न्यूयॉर्क में ही गंवा चुके हैं अपनी जान। कोरोना संकट के मद्देनजर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का ऐलान, सरकार के मंत्री पदाधिकारी अगले 6 महीने तक लेंगे 20% सैलरी कट। न्यूजीलैंड में 3 हफ्तों से स्कूल, दफ्तर और अनावश्यक सेवाएं हैं बंद। आर्थिक गतिविधियों में कमी से सरकार ने बेरोजगारी में बढ़ोतरी की जताई आशंका। अब तक यहां कोरोना संक्रमण के 1300 मामले सामने आए हैं। चीन के वुहान में सबसे बड़ा अस्थायी अस्पताल बंद, चिकित्सकों का अंतिम बैच रवाना। 10 दिन में तैयार किया गया था वुहान लिशिनशेन अस्पताल, जिसे अब डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। इस अस्पताल के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में कल ही भेज दिया गया था। पाकिस्तान में कोरोना के मामले 6000 के पार। इमरान ने लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाया। पिछले 24 घंटों में 272 नए मामले, 11 की मौत। नेपाल सरकार ने 27 अप्रैल तक बढ़ाई लॉकडाउन की अवधि। मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक के दौरान लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। देश में 24 मार्च से लॉकडाउन लागू है और बुधवार को इसकी अवधि समाप्त होने वाली थी। नेपाल में अब तक 16 मामले आए हैं सामने। जॉर्डन में रमजान के दौरान मस्जिदों में सार्वजनिक नमाज की नहीं मिलेगी अनुमति। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए किया गया फैसला। सरकार ने कहा तरावीह की नमाज पर प्रतिबंध। सरकार पहले ही लॉकडाउन के मद्देनजर मस्जिदों और सार्वजनिक स्थानों को कर चुकी है बंद। और आइए अब एक बार नजर डाल लेते हैं कि गृह मंत्रालय ने जो आज दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके बड़े बिंदु क्या हैं। इनको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 20 अप्रैल 2020 तक जो लॉकडाउन अभी जारी है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। सभी प्रतिबंध 20 अप्रैल तक जारी रहेंगे। कई लोगों को यह मानना है कि शायद लॉकडाउन हट गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। नियंत्रित क्षेत्रों को चिन्हित करने और नियंत्रण के उपायों को लेकर तमाम दिशा निर्देश आज गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। 20 अप्रैल तक अब हर जिले और हर कस्बे का आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर चिन्हित किया जाएगा कि नियंत्रित क्षेत्र कौन कौन से होंगे। चुनिंदा आवश्यक गतिविधियों को 20 अप्रैल 2020 ये वो तारीख है जिसके बाद कुछ चुनिंदा गतिविधियों को देश के चिन्हित क्षेत्रों में, जिन्हें चिन्हित किया जाएगा, चुना जाएगा, उन्हीं में ये गतिविधियां शुरू होंगी। इसका उद्देश्य क्या है ये भी आप जान लीजिए कि कोविड-19 के प्रसार को कम करने के साथ साथ किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, दैनिक मजदूरी करने वालों की बात करें, स्वरोजगार करने वाले लोगों की बात करें, तो उनको राहत देने के लिए ही 20 अप्रैल के बाद चिन्हित क्षेत्रों में ही इन चुनिंदा गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। तो ये समझना जरूरी है कि लॉकडाउन इसी तरह 20 अप्रैल तक पूरी तरह लागू रहेगा। लेकिन जो दिशा निर्देश है उनमें ये कहा गया है कि जो सार्वजनिक दिशा निर्देश हैं, जिनको हम सबको मानना है कि जितने सार्वजनिक स्थान हैं, जितने कार्यस्थल हैं, वहां पर अनिवार्य रूप से घर से बने मास्क का उपयोग करना होगा। इसके साथ साथ स्वच्छता का ख्याल करना होगा। स्वास्थ्य देखभाल के जो उपाय हैं, जैसे सैनिटाइजर की उपलब्धता, इन सब का भी ख्याल करना होगा। इसके अलावा शिफ्ट में अंतर करना, आवागमन पर नियंत्रण, थर्मल स्क्रीनिंग करना, थूकने के लिए जुर्माना आदि ऐसे कुछ ठोस कदम भी लगाने होंगे। और ये जो तमाम राष्ट्रीय दिशा निर्देश हैं, अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये समझना जरूरी है कि जो गतिविधियां चलेंगी वो भी तय नियमों के तहत ही चलेंगी। इसके अलावा जो 20 अप्रैल 2020 से किन क्षेत्रों को अनुमति मिली है उसमें देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने मनरेगा के कार्य हैं, इनमें भी जल सिंचाई और जल संरक्षण के जो कार्य हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और इनको छूट रहेगी। कृषि उत्पादों की जितने भी कृषि उत्पाद से जुड़े कार्य हैं, इनकी खरीद के साथ साथ कृषि विपणन की बात करें, विनिर्माण की बात करें, उर्वरक की बात करें, कीटनाशकों, बीज का वितरण की बात करें, इनकी खुदरा बिक्री की बात करें, यानी कृषि क्षेत्र से जुड़ी तमाम गतिविधियों का 20 अप्रैल के बाद उनमें छूट होगी। समुद्री कार्य क्षेत्र से जुड़े जितने भी उद्योग हैं या कार्य हैं और देश के अंदर मत्स्य पालन की जो गतिविधियां हैं उन्हें भी छूट प्रदान की जाएगी। दूध की जो भी आपूर्ति श्रृंखला है,
दुग्ध उत्पाद, उनके अलावा जो पशुपालन की गतिविधियां हैं, मुर्गी पालन इत्यादि हैं, जितने भी अन्य पशुपालन की गतिविधियां वो सब भी छूट के दायरे में आएंगी। साथ ही साथ जो चाय के बागान है, कॉफी और रबर के बागान हैं, वहां भी गतिविधियों में छूट दी जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग हैं, वहां पर भी उनको भी छूट मिलेगी। और एक अहम बात कि जो कॉमन सर्विस सेंटर्स ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जाते हैं, जहां जाकर आप अपना बिल भर सकते हैं, जहां जाकर आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरीके के जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो भी चालू रहेंगे, वो भी काम करेंगे ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिले। लेकिन साथ ही साथ अगर हम शहरी क्षेत्रों की भी बात करते हैं तो जो चिन्हित क्षेत्र होंगे वहां पे जितने भी प्लम्बर हैं, लकड़ी का काम करने वाले, बिजली का काम करने वाले, ऐसे सर्विस देने वाले, सेवाएं देने वाले जितने भी लोग हैं उनको भी छूट मिलेगी। लेकिन ये बात का ध्यान रखिए कि ये सब तब होगा जब ये बात सामने आएगी कि चिन्हित क्षेत्र जो हैं वहां पर जिनको कि अलग अलग जोन में बांटा गया है, जो नियंत्रित क्षेत्र हैं यानी जो हॉटस्पॉट्स हैं, या वो क्षेत्र जो संभावित हॉटस्पॉट हो सकते हैं, या फिर वो क्षेत्र जो बिल्कुल सेफ हैं, जहां पर कोई भी संक्रमण का मामला पिछले दिनों में नहीं आया है, तो इनको चिन्हित करने के आधार पर ही प्रशासन निर्णय लेगा कि कौन से क्षेत्रों में ये गतिविधियां चलाई जा सकती हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ट्रकों के आवागमन पर, चाहे वो आवश्यक हो चाहे अनावश्यक सामान लेकर जा रहे हो, उनके आवागमन पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। तो हम सबको 20 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा जब पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि किन क्षेत्रों में गतिविधियों को सामान्य करने के लिए कदम उठा सकता है प्रशासन। आइए अब आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं आरोग्य सेतु ऐप हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और इसे हम सबको डाउनलोड भी करना चाहिए। ये आरोग्य सेतु ऐप जितने ज्यादा लोग इसका प्रयोग करेंगे ये उतना ही प्रभावी सिद्ध होगा। आइए देखते हैं आरोग्य सेतु ऐप पर बेंगलुरु से हमारी संवाददाता आयशा खानम की ये खास रिपोर्ट। आरोग्य सेतु ऐप जिसका पूरा विश्व सराहना कर रहा है और भारत में बना ये आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 जैसी महामारी से बचने के लिए एक ऐसा बाण साबित हो रहा है जिसके जरिए हर कोई इस ऐप का इस्तेमाल कर अपने आप को सुरक्षित है या नहीं ये देखकर पता लगा रहा है। मेरे साथ है मरियम जो एक इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, और मरियम ने इस ऐप का इस्तेमाल करना शुरू किया है। मरियम, आप इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके फीचर्स कैसे हैं? हाय आयशा, पहले तो ये ऐप बता रहा है कि मैं सेफ हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और ये ऐप बहुत आसान है यूज करने के लिए, तो बच्चे से बूढ़ा कोई भी यूज कर सकता है और हर लैंग्वेज में मिलता है ये। तो आप मतलब जो उतने एजुकेटेड नहीं है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत आसानी से, बहुत सरल भाषा में इसने ये बताया कि क्या कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखिए ये फीचर भी है जहाँ पे अगर आप डोनेट करना चाहते हैं पीएम रिलीफ फंड को तो आप वो भी कर सकते हैं। मरियम बता रही हैं कि ये ऐप बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो बेंगलुरु जैसे शहर में जहाँ पर यहाँ के लोग, आईटी सिटी के लोग, जब भी कोई वायरस उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम में एंटर होता है तो उसको खत्म करने के लिए एक सोल्यूशन तलाश लेते हैं। तो यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप एक ऐसा यंत्र बना है जो अगर ह्यूमन सिस्टम में एंटर होने की कोशिश कर रहा है तो उसकी एंट्री रोकने के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बैंगलोर। और इस ऐप को लेकर आपको एक अहम बात यह भी बता दें कि इस ऐप की विश्व बैंक ने भी सराहना की है और खुद गूगल भी अब इस तरह का ऐप बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, इनको डाउनलोड करने पर आपको ये पता चल जाएगा, ये वार्निंग मिलेगी इस ऐप से, अगर आपके पास आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो पॉजिटिव हो सकता है, तो ऐसे में आपकी सुरक्षा आपके हाथ। बहुत जरूरी है कि आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे चिकित्सकों को भी हर रोज तकरीबन 1 लाख पीपीई किट्स की जरूरत पड़ रही है। कोविड-19 और आईसीयू वार्ड्स में पीपीई किट की कमी ना हो, इसकी पूर्ति के लिए राजस्थान के जयपुर स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज में इसके जेके लोन अस्पताल के एक सहायक आचार्य डॉक्टर योगेश यादव ने नवाचार के जरिए एक एसएमएस पीपीई किट तैयार किया है। एम्स और WHO इनके मानकों पर आधारित ये स्वदेशी किट बाजार में उपलब्ध किट से 3 गुना सस्ता और टिकाऊ है। पेश है जयपुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये है राजस्थान के जयपुर स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जेके लोन अस्पताल के सहायक आचार्य डॉक्टर योगेश यादव।
कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में हर दिन अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर योगेश ने एसएमएस हॉस्पिटल में पीपीई किट की कमी की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए नवाचार कर एसएमएस पीपीई किट तैयार किया है। यह किट नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बना है, जो वायरस, बैक्टीरिया, रक्त बॉडी फ्लूइड और अन्य बायोलॉजिकल हैजार्डियस मटेरियल से अपरागम्य है। बाजार में जो किट मिल रही है वो 1000 रुपए से 1500 रुपए की कीमत की है, लेकिन एम्स और WHO के मानकों पर आधारित ये किट उनसे 3 गुना सस्ती है। हमने जो एसएमएस पीपी किट तैयार किया है, ये नॉन टॉक्सिक नॉन वोवन क्लॉथ का बना हुआ है। ये वायरस, बैक्टीरिया, ब्लड, बॉडी फ्लूइड और अन्य बायोलॉजिकल हैजार्डियस मटेरियल से अपारगम्य है। ये अन्य पीपीई किट की तुलना में सस्ता भी है। पूरी जांच परख के बाद गुणवत्ता पर खरा उतरने पर इस किट को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने जनता को समर्पित किया। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक गुप्ता के अनुसार ये किट 3 लेयर सुरक्षा से युक्त है। इसे कोविड-19 और आईसीयू वार्ड के स्टाफ को पहनने के लिए दिया गया है। इस पीपीई किट की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर से ऐसे समय में जब कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, तो हर स्वास्थ्य कर्मी, जिसमें चिकित्सक हैं या नर्सिंग कर्मचारी हैं या हाउस कीपिंग स्टाफ है, उन सब के बचाव के लिए ये अत्यंत ही उपयोगी है। इस एसएमएस पीपीई किट में चश्मा लगाने वाले चिकित्सकों के लिए विशेष तरह के फेस शील्ड भी लगाई गई है। मास्क और गॉगल्स के बीच में भी काफ़ी स्पेस कई बार रह जाता है, तो इसके लिए हमने एक फेस शील्ड तैयार करी और ये फेस शील्ड जो है बहुत ही चीपेस्ट और बहुत ही कन्वीनियंट है। इसमें हमने एक OHB शीट ली है और OHB शीट को जो है वो इस नॉन वोवन क्लॉथ जो है उसके साथ में स्टिच कर दिया है और स्टिच करने के बाद में ये पूरे फेस को इस तरीके से कवर करती है। इसको आप इस तरीके से पहन के और पीछे जो है वो इसको चिपका सकते हैं या बांध सकते हैं। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार ये पीपीई किट पहनने में सुविधाजनक होने के साथ लंबे समय तक कार्य करने के लिहाज से आरामदेह भी है। किट की मांग को देखते हुए डॉक्टर योगेश ने 1500 और किट तैयार की है, जिन्हें एसएमएस हॉस्पिटल और पुलिस महकमे में निःशुल्क वितरित किया गया है, ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे योद्धाओं को संक्रमित होने से बचाया जा सके। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो डॉक्टरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये किट बहुत जरूरी है और अब बन रही है सस्ते में हमारे ही देश में। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में दिल्ली पुलिस खुद सड़कों पर उतरकर जरूरतमंदों को भोजन और अन्य आवश्यक सामान बांट रही है। पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी ये पुलिस वालों के परिवारों के कल्याण के लिए तो काम करती ही है, लेकिन इसी के साथ ये सोसाइटी अब प्रवासी कामगारों, गरीबों, वंचित वर्गों के लोगों के लिए भी इस मुश्किल के समय में उनकी मुश्किलें आसान करने के लिए उन्हें सहायता मुहैया करा रही है। हमारे संवाददाता तापस ने दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त डीसीपी अमित कौशिक से बात कर दिल्ली पुलिस के इन कार्यों का जायजा लिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एडिशनल डीसीपी अमित कौशिक जी। बताएंगे जो साउथ वेस्ट दिल्ली में जो इनिशिएटिव दिल्ली पुलिस ने लिया है और क्या क्या इसमें शामिल है। सर, सबसे पहले हमें बताइए कि पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी का ये एक बहुत ही अहम इनिशिएटिव है, क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं? ये दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी ने प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव साहब की लीडरशिप के अंदर एक इनिशिएट लिया है, जिसमें आज से 1000 फूड पैकेट्स और इंक्लूडिंग सोप्स, सैनिटाइजर्स, कोल्ड ड्रिंक्स और मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। 1000 डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, जिसमें 250 PS कापासेड़ा के स्टाफ के लिए और रिमेनिंग 750 हैं वो जो नीडी पर्सन्स हैं इस एरिया के, लेबर क्लास या और नीडी पर्सन जो लॉकडाउन की वजह से जिनको फूड नहीं मिल पा रहा है या रिक्वायरमेंट है, तो उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इसके अंतर्गत। 1000 आपने कहा, और ये खाना जो है ये कहाँ पिकेट्स में या कहाँ आप लेके जाएंगे, कहाँ पे आप लोग इसको प्रोवाइड करेंगे? जो स्टाफ थाने के अंदर मौजूद था उनको अभी थाने में दिया गया है। इसके अलावा पिकेट्स के ऊपर जो स्टाफ फील्ड के अंदर ड्यूटी में मौजूद है उनको दिया जा रहा है, क्योंकि वो इस चुनौती के समय बहुत अच्छे से ड्यूटी कर रही है दिल्ली पुलिस और काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कि उनके जो ये कदम है, जो उनका मोटिवेशन और मोरल अच्छा रहे और एक गुड जेस्चर के अंदर ये कदम उठाया गया है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस चीफ कमिश्नर दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करूंगा सर का, जिन्होंने स्टाफ को बहुत ही अच्छे एक मोटिवेशनल तरीके से लीड भी किया सर ने, और सर की गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस पूरी दिल्ली पुलिस के लिए आती रहती हैं और उन गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हुए
स्टाफ को मोटिवेट इंस्पिरेशन भी देते रहते हैं और हम कोरोना की फाइट के लिए हम सभी के सभी तैयार हैं। दिल्ली पुलिस चुस्त दुरुस्त है और अपने मोरल को हाई रखने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। और यहां मौजूद एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी में कोरोना से संक्रमित मामले आने के बाद चिंता बढ़ गई है। हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, मुंबई से इस ग्राउंड रिपोर्ट में बता रही हैं हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में जो स्थिति कल उत्पन्न हुई थी, जहां पे हजारों की संख्या में माइग्रेंट लेबरर्स आ गए थे, वो स्थिति दुखद के साथ साथ एक चिंता भी उठाती है। कैसे इतने कम समय में इतने सारे लेबरर्स एक जगह पर इकट्ठे हो गए लॉकडाउन के बावजूद? पुलिस इसमें ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 अरेस्ट इसमें ऑलरेडी कर दिए गए हैं। साथ ही कई सारे लोगों पे अननोन अक्यूज्ड के ऊपर में FIR भी लॉन्च की गई है। साथ ही सरकार जो है इसमें दखल ले रही है कि ये लोग को जो रखा गया है, इसमें इन लोगों को खाना और जो जरूरी सुविधाएं हैं वो प्राप्त करवाते रहें। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जब इन्हें पता था कि यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स नहीं जाती है और इतने कम समय में ये लोग एक जगह पर कैसे इतनी संख्या में इकट्ठे हो गए। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज, मुंबई। सरकार ने कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए भी कहा है कि आम लोग सर्जिकल मास्क के बजाय घर में बना मास्क पहने, इससे कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है। और अपील भी की गई है कि जब भी आप घर से निकले तो मास्क जरूर पहने। और ऐसे में मास्क की मांग बढ़ गई है तो कई स्वयं सहायता समूह और संस्थाएं सामने आ रही हैं जो इस मुहिम से जुड़ रही हैं, जैसे पिन्स एंड नीडल्स। इनसे जुड़ी महिलाएं कपड़े के थैले आदि सामान बनाकर ही आजीविका चलाती थी, लेकिन अब कोरोना से लड़ाई में अपने योगदान देने के लिए ये महिलाएं भी मास्क बनाने में जुट गई हैं। घर में बने इन मास्क को अच्छे से धोकर दोबारा इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है और इन महिलाओं को समाज की कुछ अन्य महिलाएं भी हैं जो सहायता दे रही हैं। ये लड़कियां अपना गुजारा थैले बनाकर, कढ़ाई, सिलाई और क्रोशिया करके करती थी। इस लॉकडाउन की स्थिति में उनके पास कोई काम नहीं था। सबने सेवा करने की ठानी और सबके साथ के साथ हमने कोई 500 के ऊपर कपड़े के मास्क बनाकर आज तक हम अस्पताल और स्लम्स में डोनेट कर चुके हैं। किसी ने हमारी मदद कपड़ा देकर करी, किसी ने इलास्टिक, किसी ने धागे और किसी ने कुछ ये मास्क खरीद कर। हमारा लक्ष्य है कि हम 10,000 से ऊपर कपड़े के मास्क बनाकर इसमें अपना योगदान दे पाएं। तो समाज के सब लोग मिलकर दे सकते हैं अपना योगदान। और कोरोना के खिलाफ जंग में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत जरूरी है और इसीलिए आयुष मंत्रालय भी कई ऐसे विकल्प सुझा रहा है जिसके नियमित सेवन से हम अपनी इस क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कई घरेलू रसोई के सामान से बना काढ़ा भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कैसे, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र की ये रिपोर्ट जो बताती है कि आपकी सुरक्षा है आप ही के हाथ। अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए काढ़ा बहुत उपयोगी है और काढ़ा का बहुत चर्चा हो रहा है इस वक्त। हम हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में, जहां पर हमारे साथ है डायरेक्टर वहां की डॉक्टर तनुजा नेसरी, जो बताएंगे कि काढ़ा कैसे बनता है और उसमें क्या क्या उपयोग होता है। तो मैडम, एक काढ़ा बनाने के लिए आदर्श चीज़ क्या है, क्या क्या उसमें डाल सकते हैं, कैसे बनता है काढ़ा? जी, ये काढ़े में एक तो 5 चीज़ें हैं कि जिसमें दालचीनी है, फिर दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है सौंठ या अदरक भी ले सकते हैं, फिर काली मुनक्का, द्राक्षा जिसको किशमिश कहते हैं, और तुलसी। ये बहुत ही आसान, हर किसी के घर में उपलब्ध हो ऐसी चीज़ें हैं। और इसमें हम बनाने का तरीका भी है। जैसे घर में हम चाय बनाते हैं, चाय के बजाय अगर हम 1 गिलास, जो लगभग 100 ml जैसे होता है, 1 गिलास पानी में चाय बना के जैसे अगर उबालने के लिए रखेंगे, उबलते ही तुरंत हम उसमें आधा चम्मच, केवल आधा ही चम्मच लेना है, वो आधा चम्मच अगर दालचीनी डालें, फिर 2 या 3 काली मिर्च का पाउडर हम अगर उसमें डालें और थोड़ा सा 2 पिंच, पाव चम्मच हम सौंठ डालें, 4 या 5 काली मुनक्का उसमें डालें, क्रश करके डालना अच्छा है,
और 4 से 5 पत्ते तुलसी के अगर हम डालें उसमें, और जैसे ही उबलने लगा तो थोड़ा सा चलाने के बाद, अगर उबलते हुए ही एक बार उबला, बॉईल होने के बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद तुरंत उसको ढक दे, और प्लेट से ढकने के बाद वो वार्म होने के बाद उसको छान के हम ले लें। देखिए, ये घर में मिलने वाली चीज़ है जिसमें तुलसी है, आप देख रहे हैं काली मिर्च है, और ये तमाम ऐसी चीज़ है जो आपके घर में मिलता है। तो अगर आप रेगुलर हर दिन 2 बार काढ़ा पिएंगे तो निश्चित तौर पे आपको कोई खास तौर पे वायरल नहीं होगा और आपको कोरोना से भी बचाव में काफ़ी मददगार होगा। कैमरामैन संजीव के साथ नितेंद्र सिंह, रेडियो न्यूज़, दिल्ली। तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और पिएं ये काढ़ा। और कार्यक्रम के अंत में आपको कुछ अफवाहों से सावधान जरूर कर देते हैं, और ऐसे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी अफवाहें जो अमूमन हमको सुनने को मिलती रहती हैं, जिनमें से एक झूठ जो आज सामने आया कि एक न्यूज मैगजीन ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने से पहले 21 सदस्यीय कोविड टास्क फोर्स से चर्चा नहीं की, लेकिन उसके बाद सच जो है वो सामने रखा गया कि सभी निर्णय टास्क फोर्स से विचार विमर्श करके ही लिए गए। आईसीएमआर ने ट्वीट के जरिए भी स्पष्ट किया कि पिछले महीने टास्क फोर्स की 14 बैठकें हुई और सभी निर्णय टास्क फोर्स के सभी सदस्यों के साथ मिलकर लिए गए, तो ये एक झूठी खबर साबित हुई। और एक और खबर कि आगरा के जिला अस्पताल में एक डॉक्टर के सिर पर प्लास्टिक बैग पहनने से अफवाह फैली कि वो कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड से है, लेकिन बाद में आगरा के ही डीएम ने इसको स्पष्ट किया कि वो डॉक्टर बच्चों का डॉक्टर है जो दस्ताने और N95 मास्क आईसीएमआर के निर्देशों के अनुसार पहन रहा था। उसके ऊपर जो उसने प्लास्टिक बैग पहन लिया वो उसने खुद अपनी मर्जी से पहना था, लेकिन वो आइसोलेशन वार्ड का नहीं है, और ऐसी अफवाहों से सब सावधान रहें। वहीं एक और खबर सुनने में आई कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बैंक में ट्रांसफर की गई राशि को यदि नहीं निकाला गया तो सरकार उन पैसों को वापस ले लेगी, लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी तरह से झूठ है। पैसों को सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा। आपके अकाउंट में डीबीटी के जरिए सरकार मदद के लिए जो पैसा डाल देती है वो आपका पैसा होता है, सरकार उसको कतई नहीं लेती। तो इस तरह की अफवाहों से आप रहें सावधान। इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।